अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल चल साइड। सो काफ़ी टाइम से आई वाज ट्राइंग के पेपर एनालिसिस करूं और सब कुछ करूं पर क्योंकि इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं, फिलिस्टाइन के इश्यूज जो कवर कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि कंडीशन कितनी सीरियस है। सो द रीज़न वो एनर्जी नहीं थी कि वो जो है सारा कुछ कवर करके वो माइंड से वो फोकस हटा के करूं। खैर आई विल ट्राई कि अब रेगुलरली इंशाल्लाह पोस्ट करूं। सो इस वाले में और प्रीवियस वाले से जो कि CSS 2023 तक की थी उसमें फ़र्क ये है कि इस दफ़ा स्पेशल CSS के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर गेस्ट पेपर कह सकते हैं मेरे हिसाब से कि कौन से टॉपिक आपको ज़रूर कवर करने चाहिए। वैसे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सारे कवर करेंगे, लेकिन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड आपको कवर करना चाहिए, कौन सी सोर्सेज़ से आपको प्रिपेयर करना चाहिए या फिर मैंने किन सोर्सेज़ से प्रिपेयर किया था। या फिर मैं करती हूँ या फिर मैं यूज़ कौन सी चीज़ों से करती हूँ। तो वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियसली मैंने जो है ना हाउ टू कवर वन सब्जेक्ट इन 5 डेज़ या फिर इस तरीके से मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। लेकिन इस पे मैंने 5 डेज़ का प्लान इसी में लगा दिया है ताकि आप स्पेशली सब्जेक्ट के हिसाब से करें। सबसे पहले हम रिपीट एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रीवियसली भी यही था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, मीडियम और लेस इम्पोर्टेंट में हमने डिवाइड किया था क्वेश्चंस को। आई विल ट्राई कि वेबसाइट पे भी ऐड कर दूं बट क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा आई विल ऐड तो पर मैं उसको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जब मैं अपलोड कर लूंगी तब। ठीक है, तब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो 5 या फिर 5 से ज्यादा बार पेपर में आ चुके होते हैं। इम्पोर्टेंट 3 to 4 टाइम्स वाले, मीडियम जो कि 2 बार आए होते हैं टॉपिक्स, या फिर लेस इम्पोर्टेंट जो सिर्फ एक बार आए होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पावर या फिर नेशनल पावर, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है सीएसएस में। किस किस कंडीशन और किस किस एरिया में आता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या है और उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। उसके अलावा कौन सा आता है, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। और ट्रेडिशनल पावर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। अब मैं थोड़ा सा इसका बता देती हूँ आपको। प्रीवियसली सिर्फ जो है मिलिट्री पावर को जो है वो मिलिट्री सिक्योरिटी या फिर आर्म फोर्सेस या फिर इस तरीके की सिक्योरिटी हम बात करते थे, लेकिन आजकल ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं हम लोग। ह्यूमन सिक्योरिटी से मुराद कि हर वो चीज, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गई और जो है वो हमारी मतलब कि जितनी भी वो जो ह्यूमन नीड्स की सिक्योरिटी होती है वो साइबर सिक्योरिटी हो गई, सारी चीजें वो जो है ना वो इसमें आ जाती है। तो किस हिसाब से डिफरेंस क्या है उसका, और इज इट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज। ठीक है, तो मतलब कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है डेवलपिंग कंट्रीज या फिर पुअर कंट्रीज के लिए, किस तरीके से उनकी हेल्प करता है या फिर नहीं करता, या फिर किस तरीके से वो अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। सारी चीजें आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन आया है, पावर, डिफाइन पावर। ठीक है, पावर को डिफाइन करने के IR की डेफिनेशन के हिसाब से। इसके अलावा एग्जाम्पल्स विद पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्मार्ट पावर। इसका भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हार्ड पावर का मतलब मिलिट्री पावर, सॉफ्ट पावर का मतलब है कि जो है जो सॉफ्ट पावर मतलब कि डिप्लोमेसी का पावर हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन स्मार्ट पावर का मतलब क्या है कि आप जो है डिप्लोमेसी यूज करो लेकिन स्टिक इन दी हैंड। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो ये वाला जो एरिया है इस पे आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे सकते हैं और इसमें डेफिनेशंस किसने क्या कहा है, कौन सी आजकल चल रही है, पूरी एनालिसिस करें अच्छे से इसको कर सकते हैं। इस दफा भी आई थिंक आया था इस तरह का कोई क्वेश्चन, ये देखें ये वाला। Make a comparison between hard power and soft power. Explain the soft power potential of Pakistan and how it can be used to achieve foreign policy objective of Pakistan. ठीक है, ये देखिए आप कौन कौन से एरिया इसमें आ रहे हैं। अगर आपको ये वाला एरिया कवर हो कि हार्ड पावर सॉफ्ट पावर क्या होता है, तो पाकिस्तान का क्योंकि सॉफ्ट पावर काफी जो है अभी अफगानिस्तान का जो इशू रिजोल्व किया है इन्होंने, जो US का विड्रॉल हुआ है, तो ये काफी बिग अचीवमेंट है फॉर पाकिस्तान। इस तरीके से पाकिस्तान ने प्रीवियसली भी काफी चीजें जो है डिप्लोमेसी अचीव की हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल देती हूँ कुछ। एग्जांपल है LOC पे जो फायरिंग पहले होती थी अब नहीं होती है, मतलब कि उनकी कम होती है या फिर रेजिस्ट हो गई है। तो वो भी डील हुई थी डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये चीजें जो है डिप्लोमेसी से अचीव हुई थी, ये सॉफ्ट पावर से अचीव हुई थी, मतलब कि मिलिट्री पावर से नहीं अचीव हुई थी। तो ये चीजें इस तरीके से पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं, तो आपको हर नजरिए से जो है उसको कवर करना है। इसके अलावा और कौन सा आ चुका है, ग्लोब, डू यू थिंक ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर इज पासिंग थ्रू द ट्रांजिशन, व्हाट आर द कंट्रोल्स ऑफ बिग पावर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। ठीक है, ये सिंपल वो वाला पावर है जो कि ग्लोबल पावर, लेकिन के मतलब कि दुनिया जो है वो चेंज हो रही है फ्रॉम
यूनिपोलर टू मल्टीपोलर, क्योंकि पहले सिर्फ यूएसए रूल करता था, अब जो है बाकी कंट्रीज जो है वो भी इस लाइन में आ रही है, तो वो पूछ रहा है कि उस हिसाब से बताएं। उसके अलावा जो इस दफा एक और क्वेश्चन आया है स्पेशल सीएसएस में, ये कि हाउ डज द राइजिंग इकोनॉमिक पावर ऑफ इंडिया impact the foreign policy options available to Pakistan? On what lines do we need to restrategize our approach in emerging scenario? ठीक है, तो क्योंकि इंडिया जो है इकोनॉमिक पावर में काफी स्ट्रांग होता जा रहा है। अभी रिसेंटली अगर देखें तो इंटरप्रेनर्स बढ़ते जा रहे हैं, और जो है इट्स नो टाइम के इंडिया जो है थर्ड पावर हो जाएगा, इकोनॉमिक पावर हो जाएगा आफ्टर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या इम्पैक्ट, मतलब कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के पास अब ऑप्शंस क्या हैं, अवेलेबल ऑप्शन क्या करना चाहिए पाकिस्तान को ऐसा, और किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी अचीव करनी चाहिए या फिर वर्क करना चाहिए कि वो इंडिया को टक्कर तो दे सके, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान को बैलेंस रखना पड़ता है। सो ये चीजें आप जो है इसमें डिस्कस करेंगे विथ ट्राई टू के इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से, क्योंकि आप करंट अफेयर वाली साइड में इतना नहीं जा सकते, इसको आप थोड़ा सा आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा, विथ थ्योरीज और सारा कुछ इस तरीके से प्रूव करना हो। अच्छा, दूसरा जो सवाल है, पोर्शन है, टॉपिक है, वो है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 3 बार आ चुका है, इस दफा जो है अभी तो नहीं आया स्पेशल सीजन में, लेकिन 2023 तक ये आ चुका है। कौन कौन से इसमें क्वेश्चन है? एक है राइज ऑफ चाइना is being handled as a return of balance of power politics in international relation, ठीक है, क्योंकि राइज ऑफ चाइना और इकोनॉमिक पावर तो जो है वर्ल्ड यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो रही है, तो उस हिसाब से जो है आपको बैलेंस ऑफ पावर डिस्कस करना है कि यूएस का पावर और चाइना का पावर, ठीक है, तो उसका बैलेंस क्या होगा, इस इश्यूज क्या हो सकते हैं, क्या नहीं होंगे, सब कुछ। Does China's rise challenge the global political system? Of course, yes. What are the implications of the balance of power politics? ट्रेड वार आपके सामने एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, टेक वार जो यूएसए और चाइना के बीच में हो रही है, इकोनॉमिक वार कह सकते हैं आप इसको थोड़ा बहुत, लेकिन जो मतलब वही चीजें हैं कि ये चीजें इम्प्लीकेशन तो हैं, वो क्या है अब आप उसको पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से इसको करेंगे। इसके अलावा डू यू थिंक द ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर इज पासिंग थ्रू ट्रांजिशन? सेम है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और इसको जो है ना कॉम्बिनेशन में मिक्स किया हुआ है। व्हाट आर द कंट्रोल्स ऑफ बिग पावर्स रिलायमेंट? ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके इसको दे दिया। नेशनल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो उस पर इम्पोर्टेंट नहीं इतना, मतलब कि इस हिसाब से कि वो आता नहीं है इतना, लेकिन देख लेते हैं एक सवाल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमी इन स्टेट बिहेवियर? ठीक है, इकोनॉमी का रोल क्या है स्टेट के बिहेवियर में, मतलब कि इकोनॉमी के हिसाब से स्टेट किस तरीके से बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं है कंट्री की, तो वो थोड़ा सा लो टोन में बात करेगी, इकोनॉमी अच्छी है तो वो हाई टोन में बात करेगी। तो ये वाली चीजें जो है आप इसमें जो है इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हाउ डज इट इन्फ्लुएंस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? ठीक है, वो किस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट स्टेट बिहेव किस तरीके से करती है, जो कि उसका नेशनल इंटरेस्ट होता है। आप जो है देखेंगे कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है स्टेट का, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना या फिर किस तरीके से सारी अचीव करना, तो ये लिखा हुआ है वही। हाउ इज यूज एज टूल अचीविंग फॉरेन पॉलिसी गोल्स? ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अचीव करने के लिए हमें फॉरेन पॉलिसी के कुछ जो है वो बनानी होती हैं, कि मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड ही करती है हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे। तो ये वाली चीजें कौन कौन से गोल्स होने चाहिए उस हिसाब से हम बनाते हैं, फिर उसको आप जो है एग्जाम्पल से डिस्कस करें कि अगर इकोनॉमी वाला कॉन्टेक्स्ट आ जाए तो किस तरीके से एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सकता है विद हेल्पिंग या विद हेल्प ऑफ फॉरेन पॉलिसी। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके इसके इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आई थिंक कि सबको ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। देख लेते हैं इसमें एरियाज कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मेन गोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट्स क्या है? डिटरमाइन द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस इट्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मेन गोल्स क्या है फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट्स के, डिटरमाइन फैक्टर्स करने हैं। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आया, डिस्कस डिटर्मिनेट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, पाकिस्तान की स्पेसिफिक कर दी है, पहले जनरल पे पूछा है और अभी जो है पाकिस्तान की स्पेसिफिक कर दी है। उसके अलावा है फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर्स आर्ग्यूड नेशनल एक्टर्स इन्फ्लुएंस द कंट्रोल्स ऑफ एनी कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। डिस्कस कीपिंग माइंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना।
अब ये ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्या होते हैं? सिंपल है, हमारे एमएनसीज हो गई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो, ठीक है। उसके अलावा जो एनजीओ वगैरह हो गए, मतलब वो सारी, तो वो फॉरेन पॉलिसी में काफी इन्फ्लुएंस करती है। तो आप बताएं कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना को डिस्कस करना है, उसको माइंड में रख के फिर आपको इस हिसाब से डिस्कस करना है। उसके अलावा इट इज आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेटिक कंट्रीज परस्यू पीसफुल फॉरेन पॉलिसीज। सपोर्ट योर आंसर विद कंक्रीट एग्जाम्पल। किस तरीके से वो पीसफुल फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करती है, इसमें आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल मिल जाएगा, बाकी कंट्रीज का एग्जाम्पल मिल जाएगा, इवन चाइना का मिल जाएगा। अभी जो सऊदी और ईरान की अप्रोचमेंट करवाई है उन्होंने, विथ डिप्लोमेसी करवाई है, तो वो वाला आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अफगान का यूएस विथड्रॉल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कतर, पाकिस्तान, चाइना सब ने मिलके किस तरीके से इशू को रिजॉल्व किया है, तो ये वाला भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब जो है दोबारा से ये सेम चीज पूछिए, सेम क्वेश्चन ये वाला है, ये इसमें देखें ये वाला। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताने और डिटर्मिनेंट्स बताने पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के। व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमी इन स्टेट बिहेवियर, ये वाली सेम जो हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन पॉलिसी गोल्स है तो वो मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया। हाउ डज इट इन्फ्लुएंस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड हाउ इज यूज ए टूल फॉर अचीव फॉरेन पॉलिसी, तो उसको एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये भी सेम क्वेश्चन है, मेक कंपैरिजन बिटवीन हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, वहां से आप कर लेंगे, उस वाले टॉपिक में आप हार्ड पावर सॉफ्ट पावर कर लेंगे, और ये सॉफ्ट पावर पोटेंशियल। उसके बाद इस वाले एरिया में आप देख लेंगे हाउ इट कैन बी यूज टू अचीव फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव फॉर पाकिस्तान। सिंपल। इसके अलावा हाउ डज राइजिंग इकोनॉमिक पावर ऑफ इंडिया इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन अवेलेबल पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं, सब कुछ पहले पढ़ें कि डिटर्मिनेंट्स क्या है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, फोकस किस चीज पे करती है। उसके बाद आप इंडिया की कंपेरिजन करें कि इकोनॉमी में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं। फिर आप इसको देखिए कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या किस तरीके से पाकिस्तान कर सकता है, अभी क्या कर सकता है, मतलब कि इमीडिएट, क्योंकि इंडिया तो बढ़ता जा रहा है ना, तो पाकिस्तान को कौन कौन से इमीडिएट स्टेप्स करने चाहिए। अच्छा, उसके बाद टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम। इस पे सिर्फ एक बार टॉपिक आ चुका है, तो आई विल नॉट से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एंड में आप इसको कर सकते हैं जब आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में कर ले तो। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड their impacts on international systems। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से होते हैं? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होगी, एनजीओज हो गए, आईजीओज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। तो वो सारी जो भी ये सारी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, वो वाली जो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। तो ये बताना है कि उनका रिलेशंस क्या है, किस तरीके से। अब मैं आपको बताऊं, कार्स की हो गई, जो हमारी कार्स की टोयोटा हो गई, ये सारी कुछ, तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। इस तरीके से स्टेट लेवल की होती है अलग से, नेशनल लेवल की अलग होती है, रीजनल लेवल की होती है। तो ये एनजीओ जिस तरीके से काम करते हैं, वो क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, और जो है इनका एंट्रेंस में क्या इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, किस तरीके से आता है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। मेरा भी एक फेवरेट टॉपिक है, और आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशन जिसकी भी हो तो उसको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसका जो आंसर है ना, डायग्राम्स जो आपको मिल सकती है गोल्डस्टाइन की बुक में, इस पे डायग्राम मैंने बनाया भी था ये पेपर में 2021 में, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे इस पे काफी। ये वाला इस तरीके से डायग्राम होता है उसका, इसमें एक एनजीओ आईजीओ इस तरीके से लिखा होता है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखी होती हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी होती है, यहाँ पे एनजीओ और आईजीओ एमएनसी इस तरीके से लिखी होती है। ये आप बोली साइड की बुक से टेबल निकाल लेना और ये बनाना इस वाले टॉपिक के साथ। अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें तो ये दो बार आ चुका है, अभी रिसेंटली नहीं आया हुआ काफी टाइम से, लेकिन ये दो बार आ चुका है। किस तरीके से आया हुआ है? एक आया हुआ है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, जो प्रीवियस वाला। इसके अलावा है द नॉन स्टेट एक्टर एज अ मिलिट्री कंपटीटर इज गेनिंग ग्राउंड इन मिडिल ईस्ट विथ rise of ISIS. What strategies can United Nations and major power implement in order to ensure peace and security इन इराक एंड चाइना? ठीक है, क्योंकि आईसिस का राइज जो है वो उस टाइम पे काफी ज्यादा वो न्यूज में था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आया था कि यूनाइटेड नेशंस को किस तरीके से इंश्योर करना चाहिए पीस इन इराक एंड चाइना। पर आप इसमें जो है सबसे पहले देखेंगे कि आईसिस कौन कौन से एरियाज में है, इराक में और चाइना में। इसके मैप्स बनाएं, शो करें, इसको दिखाएं। उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी बताना कि जो है किस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इंश्योर कर सकते हैं कि पीस किस तरीके से आ सकता है। अच्छा, उसके बाद है सिक्योरिटी की बात करें या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें, ह्यूमन सिक्योरिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं।
और ये वाला आज के टाइम में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें इस दफा भी। इसके देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिक्योरिटी टू स्टेट? क्या सिग्निफिकेंस है सिक्योरिटी के स्टेट्स के लिए? हाउ फार डू यू एग्री that international security has given way to global security in the face of new challenges of terrorism and human security? लेकिन टेररिज्म के लिए जो है कंट्रीज दूसरी कंट्रीज में इंटर करती हैं और जो ना उसको सेव करने की कोशिश करती हैं। तो ये वाली जो है सारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी को हैज गिवन वे टू ग्लोबल सिक्योरिटी, कि मतलब कि टेररिज्म से बचाना है और ह्यूमन सिक्योरिटी इज मेन सिक्योरिटी, और बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो हमारी मिलिट्री है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये वाली चीजें जो मॉडर्न वाली में चेंज आई है वो क्या है, आप उस पर डिस्कस करेंगे और प्रॉपर एक जो है ना आईआर की टर्म्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, मतलब कि अभी वाला जो एरा चल रहा है। एक्सप्लेन इट्स चेंजिंग डायमेंशंस एंड डिफाइन इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ नेशनल स्टेट्स। नेशनल स्टेट्स क्या होती हैं? जो कि नेशनलिज्म कंट्रीज में ज्यादा हो। अब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में जो है वो ग्लोबलाइजेशन हो गई है, ठीक है। तो अब वो उस हिसाब से बताना होगा आपको कि स्ट्रेंथ क्या है जो है सिक्योरिटी की, और वीकनेसेस क्या है। मतलब कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी किस तरीके से आपको जो है बाकी कंट्रीज के सामने झुकाती नहीं है, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमी अगर वीक हो तो किस तरीके से आप दूसरों के सामने झुके रहते हो। एक एग्जाम्पल है, ये आप बाकी चीजें देख लीजिएगा। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड एंड सोशल मीडिया द मीन्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिकल वारफेयर। ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न है। एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सजेस्ट मेजर टू प्रमोट नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो हाइब्रिड जो सोशल मीडिया वारफेयर होती है उसमें ये होता है कि आप जो है जो वीक एरियाज होते हैं ना मतलब के स्टेट के, तो उनको जो है आप साइकोलॉजिकली उनको कहते हैं कि जी आपको आपका ख्याल नहीं रखा जा रहा, ठीक है, आपके साथ ये जुल्म हो रहा है, आपके साथ मतलब वो एक वैसे ही दर्द में उठते हैं और ऊपर से उनको और जो है ना वो करें ये तुम्हारे खिलाफ ये किया, ये सारा कुछ होता है। तो वो वाली जो है ना वो कौन फिर उनके बीच में जो है वो जन्म लेती है वो वाली जो मतलब कि बर्थ होती है उनकी, कि वो सेपरेट हो जाए अपनी स्टेट से। एग्जाम्पल है हमारे पास जो है अभी बांग्लादेश जिस तरीके से हमारे से वो हुआ, उसका एक रीजन ये भी था, ठीक है। और उसके अलावा बलूचिस्तान की मैं एक से बात करी थी कि वो वाला जो है ना वहां पे ज्यादा वो फॉरेन जो एक्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना वहां पे चूज करें, क्योंकि जाहिर है वो काफी प्रिविलेज एरिया है। इसके अलावा जो है इसका एक और भी एग्जाम्पल आता है, मैं भूल गई हूँ, खैर बाद में देख लेंगे इसको। तो मतलब ये वाला आप एरिया देख लेंगे किस तरीके से। अच्छा, वो इंडिया में जो है अभी पंजाब वाला जो एरिया चल रहा है ना, वहां पे जो डिस्कशन चल रही है कि जो है, आ, जो राइस चल रही है कि वो पंजाब का वो अलग से बनाना चाह रहे हैं, तो वो वाली जो है वो डिस्कशन भी आप इसमें देख सकते हैं। तो आप रिसर्च करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे। एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी वो क्लियरिटी ऑफ थॉट पता चलती है इससे। इसके अलावा ये सेम क्वेश्चन ही आया हुआ है, रिपीट हुआ था। एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, इज इट अप्रोप्रिएट टू कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज? ठीक है, ये वाली सेम क्वेश्चन है, ये वाला और तकरीबन ये वाला जो है ना एक जैसा ही है, और ये वाला भी, क्योंकि चेंजिंग डायमेंशंस एंड हाउ दे वेरी फ्रॉम क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये वाले जो है थोड़े से सिमिलर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो ये भी एक तरीके से ये है, बस थोड़ी सी वर्डिंग और हेडिंग्स आप चेंज करेंगे लेकिन आंसर सेम है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इस दफा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि ह्यूमन सिक्योरिटी की फिर से बात हो जाएगी। अभी जो पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है, रशिया का इशू जो चल रहा है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी जो है आने के चांसेस हैं। इंडियन ओशन और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक, या फिर यूएस चाइना टसल की बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर मुझे नहीं लगता कि इस दफा जो है ये टॉपिक आएगा, क्योंकि अभी जो टेंशन चली हुई है मिडिल ईस्ट में, बट वो घुमाने के लिए हो सकते थे। तो देख लेते हैं कौन से न्यू मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडियन ओशन रीजन, इसको डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस क्या है अभी रिसेंट वाले हैं, ये 2022 वाला क्वेश्चन है, तो आप देखें रिसेंट वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा डिस्क्राइब द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन एंड हाईलाइट इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी।
तो इस पे डिस्कस कर ले कि पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है इस वाले रीजन में और किस तरीके से। अभी मैंने देखा भी था, शायद अभी क्वेश्चन आया है, अभी इस वाले में आया है या फिर IR 2 में आया था। इंडो पैसिफिक ओशन और पाकिस्तान से रिलेटेड था। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन किया होगा आपने, तो वो वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए होंगे। स्पेशल सीजन में आई थिंक आया था ये वाला। Critically evaluate the strategically competitive dynamics of Pakistan-India relations in context of Pakistan's growing ties with China और इंडिया के growing ties with United States। अभी भी ये रिलेवेंट है क्योंकि अभी भी इंडिया जो है वो US आपस में और पाकिस्तान और चाइना आपस में। तो ये वाला क्वेश्चन हम अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। Critically evaluate the US Indo-Pacific policy. Do you believe the current US strategies are aimed to containing growing economic power of China? Of course, yes. बट जो है ये वाली चीजें जो है आप अभी कवर कर सकते हो। अभी एक और भी जो पॉलिसी उनकी आई है, सिक्योरिटी पॉलिसी कोई, तो वो वाली भी आप देख लें। आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो उन्होंने मिडिल ईस्ट को स्किप कर दिया था, ये वो सारा कुछ। ये वाली वर्ल्ड टाइम्स के आई थिंक काफी आर्टिकल्स उसमें होंगे, वहां पे देख लें या फिर ऑनलाइन देख लें। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी बार जो है वो आ चुका है ये। सबसे पहले क्या पूछता है, जिनका इंटरनेशनल लॉ है ना, तो वो तो ये ऐसे ही घुमा देंगे। मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं। एक डिफाइन करना इंटरनेशनल लॉ का, फिर उसके बाद इसकी नेचर बतानी है, फिर बताना है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ लॉज ऑफ वॉर एंड देयर एप्लीकेशंस। ये अभी भी जो है वो आ सकता है, क्योंकि अभी जो इश्यूज हुए हैं ना फलस्तीन और वो सारा कुछ, तो वो बहुत ही डिजास्टर्स हैं। तो वो सारे आप चीजें जो है वो निकाल के रखें। आई विल ट्राई कि अगर मुझसे हो सका तो मैं उस टॉपिक की पूरी चीजें निकालूं। आई विल ट्राई, ठीक है। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम का वो होता है थोड़ा सा, और चीजें इतनी ज्यादा नहीं निकल पाती हैं। तो आप अगर कोशिश करें कुछ कुछ निकाल लें, आई विल ट्राई कि मैं मुझे जो अच्छी मिलेगी मैं शेयर कर दूँ। उसके अलावा ये दो क्वेश्चन सेम है, ये वाला और ये वाला एग्जैक्ट सेम है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड क्रिटिकल इवेल द लेजिटिमेसी ऑफ US फोर्स अगेंस्ट इराक। ठीक है, अब ये वाला यहाँ पे हो गया। अब इस दफा का जो है ना, ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि लेजिटिमेसी ऑफ इसराइल यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट पैलेस्टाइन या फिर गजा कर सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप सारे के सारे रूल्स देखें कि किस तरीके, क्या वाकई सेल्फ डिफेंस है ये, या फिर ये क्या है, ठीक है, जेनोसाइड है और सारा कुछ है। तो वो सारी चीजें जो है आप डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा आपको। ये सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम है। तो ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से करेंगे। अगर आपको इंटरनेशनल लॉ है तो आपका ये वैसे ही कवर हो जाएगा, नहीं है तो आपको कवर करना पड़ेगा। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। व्हाट आर द मेजर आर्गुमेंट्स अबाउट नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो स्टेट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद बताना है कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल लॉ क्या मतलब, क्या है। मतलब कि किसी भी कंट्री में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते उसके, मतलब कि अगर कोई कंट्री कह दे कि हमारा पर्सनल मैटर है और इंटरनल मैटर है, तो आप उसमें नॉन इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इवन यूनाइटेड नेशंस नहीं कर सकते। तो ये सारे आपको उसमें डिस्कस करनी है। उसके अलावा वार है, टोटल वार है, हाइब्रिड वार है, प्रोक्सी वार है या फिर अदर वार है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस दफा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी देख लेते हैं क्वेश्चंस। डिफाइन द इंटरनेशनल लॉ, उसकी नेचर बतानी है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ लॉज ऑफ वॉर एंड देयर एप्लीकेशन। उसके अलावा सवाल ही पुराना सवाल है लेकिन अभी भी वैलिड है। इज वार एडिशनल एक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्सप्लेन द व्यू ऑफ वार्स फॉट इन 20th सेंचुरी। लेकिन कि नेशनल एक्ट ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फिर नहीं है, फिर आप यस या नो में जवाब देंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि जो प्रीवियस वार थी उसका। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया वाला जो ये वाला सेम है, क्योंकि हाइबर वारफेयर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया था। मतलब ये वाला सेम वाला जो प्रीवियस डिस्कस किया है वही ऐड कर लिया। प्रोमोट नेशनल सिक्योरिटी वाला। इसके अलावा है व्हाट आर द बेस्ट पॉलिसी ऑप्शंस टू डील विद एसिमेट्रिकल वारफेयर। एसिमेट्रिकल वारफेयर क्या होती है, उसकी पॉलिसी, उसका ऑप्शंस क्या होते हैं इसको डील करने के। तो ये आप चीजें इस पर डिस्कस करें। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आप इसको बड़ा करके डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, अभी आजकल इसमें नहीं आता, अभी आया है 2023 में। लेकिन आई वुड नॉट से कि इतना चांस है उसका। हो सकता है अभी रशिया ने किसी में से विथड्रॉ किया है तो वो वाला एरिया आ सकता है, लेकिन ये आई डोंट थिंक सो भी आएगा। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, डिफाइन इट्स मेन फीचर एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेटस इन प्रेजेंट वर्ल्ड। अच्छा, इसराइल ने किसी मिनिस्टर ने न्यूक्लियर की बात की थी, तो हो सकता है आ जाए, लेकिन चांसेस कम है।
डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो गया, ठीक है। मेन फीचर बताने हैं उसके स्टेटस इन प्रेजेंट वर्ल्ड क्या है, और सिग्निफिकेंस ऑफ IAEA है, और इवेलुएट इट्स रोल इन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो ये वाले जो है आप कवर कर लीजिएगा अपने हिसाब से, 2 बार ही आए हुए हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, IMF की बात करें तो इम्पोर्टेंट कहूंगी मैं, स्पेशल सीरीज में आया है, थोड़ा सा ऊपर से आया है, लेकिन अभी भी क्योंकि पाकिस्तान है IMF के प्रोग्राम में, तो चांस है कि 2024 में भी आ सकता है। प्रीवियसली कौन से क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज गोइंग टू IMF फॉर इट्स बेल आउट पैकेज टू रिजॉल्व फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। डिस्कस क्या करना, एक्सटर्नल डेब्ट प्रॉब्लम्स एंड डोमेस्टिक लायबिलिटीज टू स्टेबलाइज कंट्रीज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। 1890 में था जब पाकिस्तान गया था, उसके बाद इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ IMF लोन्स ऑन इकोनॉमी पाकिस्तान, 22 में भी आया है। रोल ऑफ IMF इन डेवलपिंग कंट्रीज इज कॉन्टेस्टेड इशू इन एकेडमिक रिसर्च। ठीक है, उसके बाद बताना है सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ लो इनकम कंट्रीज। IMF किस तरीके से पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है या फिर हेल्प कर रहा है, और जो है किस तरीके से नेगेटिवली इम्प्लीकेशन किस तरीके से आते हैं IMF के। इस दफा भी आया, मतलब आप देखें कि हर दफा आ रहा है, 2022 से लेके 23 में आया, स्पेशल 23 में भी आया है। किस तरीके से आया, डू यू थिंक बेल्ट एंड रोड सिस्टम इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर गोल्स। बेल्ट एंड रोड सिस्टम जो है उसमें दोनों आ जाती है चीजें, वर्ल्ड बैंक भी आ जाएगा और IMF भी आ जाएगा, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये वाली जो चीज आप देखेंगे, अभी इस दफा भी आ सकता है चांस है, तो तैयारी अपनी कर लें इसकी। अच्छा, टेररिज्म की अगर बात करें तो एक ही दफा आया है, अभी बढ़ा तो था पाकिस्तान में, लेकिन अभी आई थिंक कम हो गया काफी, तो आना नहीं चाहिए। What is significant security to states? How far do you agree that international security has given way to global security in the face of new challenges of terrorism and human security? ये एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो अभी जो है आई थिंक टेररिज्म वैसे तो नहीं आ सकता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इसराइल, वो जो सारा कुछ कह रहे थे कि हमास इज टेररिस्ट कंट्री है, वो सारा, तो वो हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, घुमा के पूछ सकता है, एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें तो इस दफा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये वाले टॉपिक इस तरीके से आ सकता है, कीपिंग इन व्यू चार्टर एसेस वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द न्यू मिलेनियम। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आया चुका है, नॉन एक्टर्स एज अ मिलिट्री कंप्यूटर इज गेनिंग ग्राउंड इन द मिडिल ईस्ट। ये राइज आईसिस वाला जो सेम ये वाला आ चुका है, उसके अलावा नहीं आया है अब काफी टाइम से, लेकिन इस दफा आई वुड श्योर इस दफा आएगा, तो 24 में तो आना ही चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, तो एनालिटिकल एक्सप्लेन करना है वेरियस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले डिप्लोमेसी हो गया, मतलब हार्ड पावर सॉफ्ट पावर टाइप आप कह सकते हैं। मिडिल ईस्ट, ठीक है, अब ये सेम में एक ही क्वेश्चन है, ISIS वाला जो है ना, ये वाला आज ये आया हुआ है, अभी मिडिल ईस्ट वाला आएगा, और एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं बल्कि। अच्छा, थ्योरीज की अगर बात करें, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस और थ्योरी ना हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। रियलिस्टिक थ्योरी जो है ना इस दफा डोमिनेट कर रही है अभी भी, तो रियलिस्टिक जो थ्योरी है उस पर आप वर्क करें अभी। अच्छा, फेमिनिज्म आ चुकी है, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे मार्क करूँ आप देख लें, अपने पास रख लें कि ये वाली चीज आपको सारी करनी है। न्यू लिबरलिज्म हो गया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस बताना है किसका, लिबरल इंटरनेशनलिस्ट और रियलिस्ट थ्योरीज का। ठीक है, उसके अलावा बताना है कि व्हाई इज रियलिज्म मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी इन द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिव डिबेट बतानी है। उसके अलावा उस बताना है कि कन्वर्जेंस है कोई या फिर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आइडियलिज्म देख लें, ये प्रीवियस लेवल ये हो गई। और कौन से बताना है उसका, पीस स्टेबिलिटी ऑफ फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, उसके अलावा न्यू रियलिस्टिक और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, स्टेट ड्रिवन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है इस दफा के लिए। उसके अलावा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, न्यू रियलिस्टिक और कंस्ट्रक्टिव सेम क्वेश्चन है, ये चांसेस है इसके आने की। मॉडर्निस्ट थ्योरीज कौन सी होती हैं, रियलिज्म और लिबरलिज्म। इस दफा आया था ना ये वाला, देखिए मॉडर्निस्ट को पता होगा वो करके आया होगा। और पोस्ट मॉडर्निज्म कौन सी, फेमिनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। इस दफा उन्होंने लिखा नहीं था कि कौन सी है, लेकिन पूछा सेम क्वेश्चन था।
तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम हो गया, तो अभी भी इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिविज्म इंटरनेशनल रिलेशंस पर कंपेयर करना है रियलिज्म के साथ, मतलब कि कितनी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, आप ये बस अंदाजा लगाना। ये भी 3 बार आ चुका है। इसके अलावा ये क्रिटिकल थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन क्या होती है, और इज लिबरलिज्म इन डिस्गाइज, ठीक है तो इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी ये रिसेंट में आई है तो इम्पोर्टेंट। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन या फिर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अभी भी इम्पोर्टेंट है। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, उसके अलावा मैनिफेस्टेशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्या है ग्लोबलाइजेशन की, डू यू एग्री that view of economic globalization is form of neo-imperialism? Yes, of course, which only stands to exploit the third world states. जाहिर है वो जो रॉ मटेरियल लेते हैं स्टेट से, डेवलपिंग कंट्री से, थर्ड वर्ल्ड स्टेट से, और जो है उनको बेचते हैं महंगे प्रोडक्ट्स, तो वो गरीब होते जाते हैं, वो अमीर होते जाते हैं। उसके अलावा explain the concept of economic liberalism and relate its core interest with the concept of neo-imperialism और creating डिपेंडेंसी, मतलब किस तरीके से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनती है, मतलब कि उनको चीप जो है वो लेबर यूज करते हैं, वो जो रिच कंट्रीज होती हैं, तो वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ही रहते हैं, क्योंकि उनको वो जॉब दे रहे होते हैं और वो उनसे काम ले रहे होते हैं। तो ये इस वजह से जो है डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो जाती है। या फिर आईएमएफ हो गया, या फिर इस तरीके से सारा कुछ आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, चीजें ये सेम चीजें हैं, बस उनके थोड़े से जो ना वर्डिंग चेंज करते हैं। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन इज अ बज़वर्ड ऑफ प्रेजेंट डे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर, तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे, इसमें सोशल ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे। डू यू एग्री इट इज ट्रांसफॉर्मिंग क्विकली द नेशनल कल्चर एंड पॉलिटिक्स? सो यस, चेंज तो हो रहा है, नेशनल कल्चर और पॉलिटिक्स तो चेंज हो रहे हैं। आजकल जो है वो पाकिस्तान कल्चर नहीं, लोग जो है मॉडर्न कल्चर ड्रेसिंग भी वो कर रहे हैं, तो जो है चेंज तो आ रहा है, तो वो वाली चीजें भी आप डिस्कस कर सकते हैं उसमें। अच्छा, डिस्कस इन डिटेल हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, किस तरीके से सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। इवन आप जो है वो उस पे कोविड 19 में टाइम में देख लें, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इतनी स्प्रेड हो गई थी कोविड कोरोना वायरस, ठीक है, तो ये वाली चीजें सारी होती हैं। सिक्योरिटी कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहा है ग्लोबलाइजेशन, हर एरिया में आप देख सकते हैं, हेल्थ हो गया, इकोनॉमी हो गया, मिलिट्री हो गया, हर चीज जो है ना जितनी भी होती है सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस होती हैं। इनके आप डेफिनेशन भी देखें, सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, उनके आई थिंक बेरी वोजन जो है ना, उनके कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है 5, तो वो आप देख लीजिएगा, काफी जो है अच्छे हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेशनल स्टेट सिस्टम, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया की इम्पोर्टेंस बतानी है। फिर आगे बोला है हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ sovereignty is emanated from this treaty, ठीक है, तो ग्लोबलिज्म ने इस वजह से यहाँ पे ऐड कर दिया इस वर्ड की वजह से। तो जिनको ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया का मतलब था कि नेशनल स्टेट सिस्टम, नेशनलिज्म जो है वो स्ट्रांग होगा, तो बताना ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो, और फिर नेशनल स्टेट सिस्टम पे चेंज किस तरीके से आया है, वो सारा कुछ आपको बताना है। मॉडर्न में क्या चल रहा है, नेशनलिज्म चल रहा है या फिर ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, या फिर कॉन्सेप्ट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ स्टे करता है, फिर डिपेंडेंसी या फिर इकोनॉमिक लिबरलिज्म या फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डिपेंडेंसी प्रीवियस हम कर रहे थे डिस्कस सिर्फ ग्लोबलाइजेशन में टाइप, अब जो है डिपेंडेंसी वाले जो है ना वो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे सबसे पहले कुछ क्वेश्चन तो सेम ही होंगे, इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो गया, लेट को कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इम्पेरिज्म गेटिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा आइडिया डिफाइन डिफाइन करना है, डिस्कस डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। उसके बाद बताना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ पुअर कंट्रीज। उसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इट प्रमोट सोशल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इन द डेवलपिंग स्टेट्स। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड रिलेट इट्स कोर इंटरेस्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो इम्पेरियलिज्म। ये सेम चीजें सारी रिपीट हुए हैं क्वेश्चन सारे तकरीबन। अच्छा, इसके अलावा 2023 में था IMF is developing countries is contested issue in academic research, पॉजिटिव बताने और नेगेटिव बताने लोग, मैंने यहाँ पे इसलिए इसको ऐड किया है क्योंकि आईएमएफ भी एक तरीके की जो है ना वो डिपेंडेंसी है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, तो आपको इस वाले एरिया को भी थोड़ा सा टच कर लीजिएगा।
अभी जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है स्पेशल थीसिस उसमें होता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की डायमेंशन बतानी थी और हाउ इट इज इम्पैक्ट इंटरनेशनल इन पोस्ट कोविड मतलब अभी वाले era में किस तरीके से वो चेंज हुआ है या फिर किस तरीके से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और बढ़ गई है। अच्छा, न्यू इम्पेरियलिज्म की बात करें, दो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स liberalism and relate its core interest with the concept of new imperialism or creating economic dependency, ठीक है। और न्यू imperialism क्या मतलब कि जो पहले imperialism था अब नया तरीका imperialism का ढूंढा है कि इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कर दो कंट्रीज को। फिर उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है इकोनॉमिक लिबरलिज्म, फिर उसके कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब ये दोनों एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हैं, आप एक क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ पूछ जाएगा। सेल्फ डिफेंस की बात करें, ये भी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, ये सेम है। दो बार एग्जिट सेम क्वेश्चन आ चुका है, इस दफा का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे यहाँ पे मीडिया में लिखा हुआ मेरे ख्याल से दो बार आया है, लेकिन दोनों बार सेम आया हुआ है, लेकिन इस दफा आई थिंक के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इनके इसराइल और पैलेस्टाइन वाला इशू चल रहा है। और रशिया वाला भी शायद काउंट हो सकता है इसमें, क्योंकि रशिया अपनी ही जो है वो कंट्री बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस कर रहा है ना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नेटो ज्वाइन कर यूक्रेन है और सारा कुछ। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें तो बेसिक जो डेफिनेशन होती है यहाँ पे वैसे प्रोसेस तीन क्वेश्चंस जो है इस पे आ चुके हैं, मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट कहा है इसको। evolutionary process through which international relations acquired status of economic discipline, कि किस तरीके से इन्वॉल्व होके एकेडमिक डिसिप्लिन बना था, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इस पे। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जब ये हुई थी ना, लीग ऑफ नेशंस और सारा कुछ बनी थी, तब जो है ना वो ब्रिटिश में पहले सबसे पहले जो वार वहां पे हुई थी, तो वहां से आया की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब कोल्ड वार का टाइम आया या फिर इस तरीके से, तब जो है यूएसए में जो है फिर आईआर की जो है वो धूम मची थी, पूरा पढ़ा था उन्होंने, रिसर्च वगैरह की थी, मतलब अकेडमिक रिसर्च जो है ना वो तब शुरू हुई थी, अकेडमिक डिसिप्लिन तब बना था। तो उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है, कोल्ड वॉर पोस्ट कोल्ड वॉर हो गया, अभी एनजीओ इतने सारी वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, तो वो सारी चीजें आपस में इन्वॉल्व कर सकती हैं, ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन है डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशंस, डिस्कस चेंजिंग एंड इवॉल्विंग स्कोप। तो ये भी आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है, सेम ही चीजें हैं लेकिन इवोल्व किस तरीके से हुआ है ये सेम चीज, आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं। मैंने 2021 में किया था ये, और मुझे बहुत अच्छा स्कोर आया था। मैंने किया था, मुझे याद हुआ था कि क्वेश्चंस की वर्डिंग नहीं आ रही थी मुझे ना, मैं भूल गई थी वर्डिंग, मतलब वो होता है ना इंग्लिश की ई भूल गई थी मैं। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर मैंने क्या किया था, उठा के मैप्स इस तरीके से बना के, मैं तो सारा टाइम बस वो पेपर्स में मैप्स बनाती थी। तो ये मैं यहाँ से मैंने यूरोप बनाया, और वेस्ट ये वाला हो जाएगा, ईस्ट यूरोप भी हो गया, वेस्ट यूरोप मैंने कह दिया भाई, यहाँ पे जो है ना वार चल रही थी, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से मैं ये वाला जो है ना यहाँ पे चल रही थी वार। फिर यहाँ से एंटर हुआ यूएस, और जो है सारा कुछ जो है ना जंग वंग यहाँ पे होती, मतलब मैंने इस तरीके से थोड़े से मैप बना के डायग्राम्स बाकी। फिर मैंने एनजीओ वगैरह जो मैंने बोला था कि डायग्राम मैंने बना दिया था एक, कि जो है नॉन स्टेट एक्टर्स वाला, ये वाला तो डायग्राम है, आप गोल्डस्टाइन की बुक जो है उस पे मिल जाएगा आपको। उसमें यहाँ एमएनसीज और सारा कुछ है ना इस तरीके से लिखा होगा। ये वाली चीजें मैंने ऐड कर ली तो बहुत अच्छा स्कोर आ गया उसमें। अच्छा, उसके अलावा अभी जो सवाल आया है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अच्छा, एंड इसकी डिमेंशन, ये वाला तो एरा नहीं है, लेकिन ये हाउ इट इज इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। तो ये वाला जो एरा है, ये वाला इस वजह से मैंने जो है इसको ऐड किया हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन पोस्ट कोल्ड वॉर में किस तरीके से इम्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इस वाले एरिया। अच्छा, स्टडी कल्चर की बात करें, दो बार आ चुका है और एग्जैक्ट सेम आ चुका है, इस बार का मुझे नहीं लगता चांस, पर फिर भी क्योंकि दो बार एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा बहुत पढ़ लें, तो एक पेज पे लिखते हैं इसका आंसर जो है ना, आउटलाइन एटलीस्ट पढ़ लें इसकी। अच्छा, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिव की बात करें, सिर्फ एक बार आया हुआ है, और तो आप उसको देख लें कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या होते हैं, पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या होते हैं, उनकी डिबेट क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में, फिर उनकी कोई पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है या फिर नहीं है, डाइवर्जेंस भी बतानी है और कन्वर्जेंस भी बतानी है। न्यू रियलिज्म और कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें ना, तो तीन बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, ये देख लें। न्यू रियलिस्टिक कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो बताना है कि एक कंटेम्परेरी टाइम में जो है वो क्या है, फिर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इन न्यू रियलिस्टिक्स,
स्टेट बिहेवियर बताना है, सेम क्वेश्चन बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर ली है। मेन प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर बोला है कंस्ट्रक्टिविज्म रियलिज्म विद एग्जांपल्स बता, मतलब बार बार सेम। अच्छा, नेशनल स्टेट की अगर बात करें तो 3 बार आ चुका है ये, अभी आता नहीं है आजकल, लेकिन अभी इस दफा जो आया था वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया आया था, तो नेशनल स्टेट्स आई थिंक ऐड कर लेना चाहिए था मुझे यहाँ पे भी। मतलब मैंने यहाँ पे भी ये वाला भी ऐड कर दिया है। अब देख लेते हैं नेशनल स्टेट सिस्टम। तो बताना क्या है, रेफरेंडम हुआ था स्कॉटलैंड में, और और दूसरा हुआ था कैटोलिना में, सितंबर 2027, फिर 2017 में। तो वो बताना था कि नेशनल स्टेट सिस्टम का क्या, क्या नेशनल स्टेट सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, और जो है वो मतलब के क्या रीजंस थे, इंटरनल चैलेंजेस कौन से थे, सारा कुछ सोवरेनिटी की बात और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात। तो आप सारा कुछ जो भी डिस्कस करेंगे इसका और इसका, तो आप बताएंगे कि सोवरेनिटी क्या थी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या थी, जिस वजह से वो साथ में नहीं रह पा रहे थे। उसके बाद है ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, फीचर्स बता रहे थे उसके, और डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेशनल स्टेट सिस्टम। तो उसके अलावा कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, तो चेंजिंग डायमेंशंस इन स्ट्रेट ऑफ फॉर नेशन स्टेट्स, इस वजह से मैंने इसमें ऐड किया है इसको, स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है। ये वाला जो क्वेश्चन है पहले मैंने ऐड करना भूल गई थी, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया in the development of modern nation state system. How has globalization impacted the concept of sovereignty as enunciated from the treaty? ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया की इंपोर्टेंट बतानी है, मॉडर्न नेशनल सिस्टम, तो नेशनल स्टेट की बात करें, फिर मॉडर्न नेशनल सिस्टम की बात करें, एक ही बात है, तो आप इसको भी डिस्कस करेंगे आज। अच्छा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया की अगर बात करें तो ये 2 बार आ चुका है। ये वैसे भी आप करेंगे एक दफा में तो 2 बार बच जाएगा, ये सेम है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया की बात है मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम में, और अभी जो स्पेशल चीज में आया इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया, और फिर ग्लोबलाइजेशन ने कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी और सारा कुछ। अच्छा, सोवरेनिटी की बात करें अगर, तो इस दफा भी आया है ये, इसको भी देख लीजिएगा, अभी 2 सालों से आ रहा है कंटिन्यूस। ये देखें, एक 23 में भी आया है, स्पेशल 23 में भी आया है। ये सेम है, ये तो स्कॉटलैंड वाला वही, और प्रोजेक्ट कैटरीना वाला, और इसमें है कॉन्सेप्ट स्टेट सिक्योरिटी। फिर नॉन इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो ये वाला टॉपिक ना इस दफा आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि चांस से आने के। उसके बाद डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया और कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी और सारा कुछ। तो ये करें या फिर ये करें, एक ही बात है, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इन दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। उसको भी कर ले, ऊपर वाले को क्यों छोड़ना, और एग्जाम्पल में काम आ जाएगा। अच्छा, मिसलीनियस मतलब कि एक टॉपिक आया जो कि मुझे लगा कि मिसलीनियस है, मैंने वहां पे वैसे ऐड कर लिया था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में, लेकिन IAEA का कभी आया ही नहीं था, तो मैंने इस वजह से इसको यहाँ पे ऐड कर लिया, वरना आप वहां पे कर लेंगे तो ये खुद ही होता है। जैसे समरी के देख लेते हैं कि इस दफा जो है ना, क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल सीएसएस में भी कुछ क्वेश्चंस आए, तो इम्पोर्टेंट जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 6 क्वेश्चन, मतलब कि 6 एरियाज जो टॉपिक्स हैं वो हो चुके हैं, और इम्पोर्टेंट जो है वो 9 हो चुके हैं, मीडियम 7, लेस इम्पोर्टेंट 6, और मिसलिनियस एक, तो टोटल 29 टॉपिक्स है। आप कंसिडर कर ले, चलो 30 सही है। तो अब जो है गेस्ट पेपर डिस्कस करें सबसे पहले, उसके बाद फिर देख लेंगे हाउ टू कवर वो सारा कुछ ना। तो 30 टॉपिक्स हैं आपके इस दफा के, तो आप उसको उस हिसाब से 5 डेज पे डिवाइड कर लें। 5 5 5 6 30 हो जाएगा, तो 6 टॉपिक पर डे। अच्छा, गेस्ट पेपर जो है वो स्पेशली ये मैंने बनाया है, आई होप कि इसे, अच्छा ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने स्पेशली कोशिश की है कि अभी जो रिसेंट इवेंट्स चल रहे हैं ना उस हिसाब से मैंने वो रेट किया है। तो जाहिर है जो इम्पोर्टेंट हम प्रीवियसली देख रहे हैं वो तो आप करेंगे, लेकिन अभी वाले जो है ना ये वाले, इन पे आप मेन फोकस भी रखेंगे, ताकि ये वाले तो आप मिस ना करें। कौन कौन सी ये चीजें, सबसे पहले रियलिज्म थ्योरी डोमिनेंट कॉन्टेक्स्ट जो है ना, वो इसराइल पैलेस्टाइन वाला इशू हो गया, या फिर रशिया यूक्रेन वाला इशू हो गया, क्योंकि अभी भी ये डोमिनेंट थ्योरी है, तो आ सकता है ये वाला क्वेश्चन सेम जो प्रीवियस से हमारे पास पेपर्स में से। कंस्ट्रक्टिविस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया, अब तो यूक्रेन और पैलेस्टाइन वाली बात अगर करें ना, तो मतलब कि रशिया की क्या अप्रोच है उस हिसाब से, मतलब कि कंस्ट्रक्टिविस्ट में होता है ना कि मतलब कि कंट्री सोच के ही वो करती है, मतलब कि अगर पैलेस्टाइन की बात करें तो वो लैंड की बात करता है, तो रशिया बात करता है कि भाई फलस्तीन की जो है वो लैंड है,
तो आप जो है उसके साथ मतलब लेकिन यूक्रेन की सोवेरेनिटी की वो ख्याल नहीं करता है और सारा कुछ। तो थोड़ा बहुत आप इस हिसाब से देख सकते हैं इसको। आई डोंट कंसिडर के ये चीजें अलग हैं, लेकिन फिर भी आप इसको भी देख सकते हैं, एग्जामिनर है कुछ भी दे सकता है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के इश्यूज चल रहे हैं तो हो सकता है ये वाला आ जाए, और फिर ग्लोबल वार्स की वजह से भी ये टॉपिक हो सकता है। इसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, ऑफ कंट्रीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन, तो वो बाकी सारी चीजें, ठीक है, कंट्रीज अभी भी जो कर रही है ना वो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से कर रही है। कोई भी कंट्री जो है फलस्तीन के साइड जा तो रहा है, बोल तो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उनके भी नेशनल इंटरेस्ट है। तो ये वाला इस तरीके का कुछ आ सकता है। तो फिर क्योंकि मुझे आइडिया ज्यादा मुझे जहन में बढ़ नहीं आ रहा था आगे के क्या, तो आप उसको ना इस हिसाब से देख लीजिएगा कि नेशनल कंट्रीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट, ठीक है। तो उसके अलावा सोवेरेनिटी ऑफ कंट्रीज की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है, फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर सारा कुछ, पावर की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशन स्पेशली अभी तो। और उसके अलावा फिर हमास हो गया, आइसिस, हिजबुल्लाह वाले जो है, यमन वाले जो वो फोर्स सारी मतलब जितनी भी हैं, और सारा कुछ। सिक्योरिटी की बात, ह्यूमन सिक्योरिटी स्पेशली इन द केस ऑफ इसराइल पैलेस्टाइन, और जो वीडियोस वायरल हुई हैं उस हिसाब से भी पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि अभी लास्ट टाइम ये हुआ था जब म्यांमार वगैरह में जब इस तरीके से जेनोसाइड हुआ था तो वीडियोस वायरल हो गई हैं। फिर अंग सन सू जो इनके थे, तो उनसे भी नोबेल पीस प्राइज ले लिया था, तो वो सारा कुछ। इन केस ऑफ दिस क्या होगा, क्योंकि इतनी जो आपने जिन्होंने देखी होगी वीडियो पता होगा कि कितनी औरनाक हालत है वहां पे। तो हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इस हिसाब से, और जो है किसी से वर्ल्ड को पता चला सारा कुछ। अच्छा, उसके अलावा वार की बात करें तो इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, अभी चल रही है तो इम्पोर्टेंट तो है ये वाला टॉपिक। वायलेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरवेंशन की बात करें, सेल्फ डिफेंस की बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीजें। उसके अलावा यूएन वर्किंग, फिर सीज फायर, ठीक है, यूएन ट्राई तो करता है 5 बार अभी, आज की डेट मतलब कि आई थिंक टिल डेट जो मैं आपको बता रही हूँ, 5 दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, और 5 बार ही नहीं हो सका सीज फायर पे एग्रीमेंट, मतलब कि अलोन नहीं, यूएस नहीं माना या सब कुछ। तो 5 बार मतलब कि वीटो हुआ है, चीजें समझेंगे। 4 बार तो वीटो हो चुका है, 5 बार ये कि भी मतलब कि वीटो वाली चांस नहीं, लेकिन माने तो नहीं ना वो लोग, सब लोग कहते हैं कि वॉर को रोक दो, एंड यूएस वाज सेइंग के नहीं, टेम्पररी रोकते हैं। अब टेम्पररी रोकने वाली बात ही नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो ये वाली चीज आप इम्पोर्टेंट है डिस्कस कर सकते हैं कि यूएन की वर्किंग क्या है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह का कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो यूएन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ठीक है, रोल ऑफ यूएस, ईरान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, अभी तो जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो जाएगा, लिबनान हो जाएगा, सारे जितने भी वो रीजनल है ये सारे, अब टर्की भी हो जाएगा, ठीक है, टर्की का भी ऐड कर लें। तो ये सारे जितने भी हैं इम्पोर्टेंट, ये आप डिस्कस कर सकते हैं, इनको देखेंगे किसका क्या रोल है, कौन कितना इन्वॉल्व है इन चीजों में, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें ये। अच्छा, उसके बाद ये है कि हाउ टू कवर आईआर इन 5 डेज, क्योंकि एग्जाम से फेब में आपके 29 फेब आई थिंक होंगे, तो कोशिश हम करेंगे कि कम से कम डे में करें। नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि एक सब्जेक्ट 7 डेज में करें। मैं सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा कम टाइम में कोशिश करें ताकि आप अगर नहीं कर पाए इन डेज में, तो फिर जो है आप बाकी टाइम जो है वो 2 दिन जो है वो कवर कर सकते हैं। तो अभी जो है 5 डेज में ही आप कवर करें, हो जाता है कवर। कितने टॉपिक्स हैं? 30 टॉपिक्स हैं, 5 डेज में आपको करनी, ठीक है, आगे आके फुल फोकस आगे पे अगर रखें तो आपको हो जाएगा। 6 टॉपिक्स पर डे आप कर सकते हैं। इसमें ये आप हो सकता है 1 to 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट उठा लें, और सुबह को एक पढ़ लें अच्छा सा टॉपिक, और शाम में दूसरा वाला, फिर एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक उठा लें, और बाकी जो है वो जो लेस इम्पोर्टेंट है या फिर इस तरीके से वो उठाएं। अच्छा, टाइम डिवाइड किस तरीके से आप कर सकते हैं? 3 हिस्सों में कर सकते हैं, विच इज बेस्ट टाइम आई थिंक। मॉर्निंग में कर सकते हैं, आफ्टरनून में कर सकते हैं, और इवनिंग में कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए सुबह की जो फजर के बाद होता है ना, फजर नमाज पढ़े, बल्कि मैं तो कहती हूँ तहज्जुद ही उसका पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद वाला टाइम तो बेस्ट होता है, तहज्जुद के बाद फिर थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप अगर पढ़ना चाहें तो। फजर के बाद स्पेशली अगर नहीं तहज्जुद पढ़ते तो फजर के बाद
फौरन जैसे नमाज पढ़े, नाश्ता करें, ठीक है। कोई नहीं बनाने वाला तो खुद बनाएं, जो भी चीज आपको मिले नाश्ता अच्छे से कर लें और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर दें अपनी। आजकल जो टाइमिंग है हमारी तकरीबन जो है ना वो 6 साढ़े 6 ऑलमोस्ट जो है ना सुबह का हो जाता है टाइम, ठीक है। नमाज 6 बजे होती है तो आप उस हिसाब से देख लेंगे 6 सवा 6। अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा उस टाइम आप शुरू कर 6:30 या फिर 7, ठीक है। 7 बजे से अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तो 7 to 10 आई थिंक ये बेस्ट टाइम होता है। लेकिन जो लोग अगर जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं ना वो मैं तो कहती हूँ 6 to 10 कर लें। नहीं तो 7 to 10 तो बेस्ट होता है। मेरा ये होता है 6:30 to 10 जो है ना वो मेन टाइम होता है काम का। अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये वाला टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये टाइम वो होता है जिस टाइम पे आप एनर्जी आपकी काफी हाई होती है। मोस्टली लोग सो के उठते हैं 10 बजे, तो ये वाला टाइम मुझे नहीं लगता कि सही है। बट जिनको जो वर्क कर रहा है वो करे, ये वाला टाइम आप पढ़ सकते हैं, सही है। उसके बाद आप रेस्ट ले बेशक, 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट ले लें। फिर दोबारा से जो है वो लंच करें या फिर नमाज पढ़ लें, उसके बाद दोबारा से शुरू कर लें पढ़ाई, या फिर थोड़ी सी रेस्ट करके दोबारा शुरू कर सकते हैं। 1 से आप 4 कर सकते थे। फिर आप मगरिब के बाद बैठ के पढ़े हैं, जैसे आजकल मगरिब 6:30 हो जाती है ना, तो अगेन 6:30 से लेके रात के आप 11 पढ़ सकते हैं, रात के आप 12 तक पढ़ सकते हैं, चाहे कितना ही पढ़ सकते हैं। बीच में नमाज का ब्रेक ले लें बेशक। तो फिर जितना भी आप हो सके पढ़ लें, ठीक है। 11 12 तक नहीं पढ़ सकते, 10 तक पढ़ लें। उसके बाद जल्दी सो जाएं, नींद पूरी अपनी रखें। अच्छा, एक चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टर्न ऑफ योर मोबाइल। अगर नहीं कर सकते बंद तो एटलीस्ट जो सोशल मीडिया का टर्न ऑफ करें नोटिफिकेशन, वो भी नहीं कर सकते तो यूज पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। ये वाली ऐप है, आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से देख सकते हैं। इस वाली ऐप में ये होगा कि आप ये वाली इंस्टॉल कर लें, और वहां पे उसमें सिलेक्ट होता है कि आप इन सोशल मीडिया को जो है ना पॉज करना चाहते हैं फॉर सम टाइम, या फिर से आप पॉज कर लें, जब तक आप ऑन नहीं करेंगे वो नहीं होंगे ऑन। या फिर सम टाइम वो खुद हो जाती है, लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना वो पॉज ही रहती है, मतलब कि एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन नहीं आती है। आप फास्ट फिक्स टाइम जब तक ये ऑन रहती है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप, मतलब क्या होता है ना, वो किसी की नोटिफिकेशन आ गई तो आप जो है वो चेक करते हैं कि किसी की आई तो नहीं है, या फिर किसी ने आपको कहा कि तुम ऑनलाइन के मतलब के डिलीवर हो रहा था मैसेज, लेकिन तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो आप उसको जो है वाईफाई नहीं बंद कर सकते क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, और जो है आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप डाइवर्ट हो जाएंगे। तो बेटर है पॉजिटिव यूज कर ले, उससे ये होगा कि आपका डिस्ट्रक्शन तो बच जाएगा। उसको लगेगा वाईफाई बंद है और आपका वाईफाई खुला होगा और आपकी पढ़ाई की लिस्ट चल रही हो, ठीक है। तो ये चीजें, अच्छा, 2 to 3 आवर्स जो है ना आप जनरल रीडिंग किया करें। जनरल रीडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने कोई जहांगीर वर्ल्ड टाइम का आर्टिकल उठा लिया, ऑनलाइन कुछ पढ़ लिया, ठीक है, कोई वीडियो देख ली, या फिर नहीं मतलब हाँ, कोई आर्टिकल, जैसे ऑनलाइन कोई भी आर्टिकल। मेरा ये होता है जब मैं कोई टॉपिक पढ़ती हूँ ना, कि मतलब मुझे डिस्कस करना है इस पे या फिर इस पे पढ़ना है, तो मैं हमेशा उस टॉपिक को उठाती हूँ और उस टॉपिक को जो है डिफरेंट वेबसाइट से रिसर्च करती हूँ, फिर जहां से मुझे जो चीज अच्छी मिल जाती है वो मैं निकाल लेती हूँ वहां से, और मेरे इस तरीके से नोट्स बन जाते हैं। तो जनरल रीडिंग जो है ना वो आपको एग्जाम में काम आती है, वो आप दिल से पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं लेकिन दिल से पढ़ते हैं, तो 2 to 3 आवर्स इज इनफ। उसके अलावा 7 to 8 आवर्स जो आपकी स्टडी है वो, या फिर आप नोट्स लिख लिए अगर नहीं लिखे हुए, या फिर अगर लिखे हुए तो आप रिवाइज कर लिया करें। और 7 to 8 आवर्स बहुत ज्यादा है मतलब रिवाइज के लिए। अगर आप चाहें ना तो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, अगर आपका लिखा हुआ हो तो। नहीं तो लिख ले, जब पढ़ने का दिल ना करे ना तब लिख लिया करें। मेरा ये होता था मेजोरिटी टाइम में ना पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था, कि माइंड नहीं चल रहा है। जिस टाइम पे माइंड ना चले ना उस टाइम पे लिखने वाला काम करें। मार्क कर लें कि अच्छा इस टाइम पे मैं पढ़ रहा हूँ तो ये लिखने का टाइम नहीं है अभी, पढ़ने का मूड है तो पढ़ ले, मार्क कर ले, बाद में लिख ले उनको। बहुत इफेक्टिव होता है जब पढ़ने का दिल ना हो तो। अच्छा, उसके अलावा 1 to 2 आवर्स आप यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे। अब यूट्यूब की वीडियोस में आप वो मूवीज और अपनी जो है वो सारा कुछ नहीं देखना, बल्कि आपको वो चीजें देखनी जो कि वाकई में इम्पोर्टेंट हो। जैसे कि आप न्यूज देख सकते हैं, सबसे पहले जियो न्यूज में कहती हूँ 9 बजे वाली देख लिया करें, या फिर सुबह वाली जो नाश्ता कर रहे हैं ना, मैं तो उस टाइम पे देखती हूँ। रात की 9 बजे वाली भी अगर हो गई तो भी, या फिर सुबह वाली जो भी होती है रिसेंट वाली जो बड़ी होती है वीडियो, वो वाली जिसमें सारी न्यूज हो, वो देख लेती हूँ, ठीक है। या फिर आप जो, मैं तो सुबह आज हजरत खान ज्यादा भी देखती हूँ क्योंकि सुबह से लेके मेरा 1 घंटा तकरीबन उसमें जाता है।
वो भी देख सकते हैं। न्यूज से ज्यादा मैं वो देख लेती हूँ, उसपे थोड़ी सी रिसर्च अच्छी होती है, तो वो चीजें आप निकाल सकते हैं उसकी वीडियो से भी। अच्छा, उसके अलावा अल जजीरा देख सकते हैं। अल जजीरा का स्पेशल स्टार्ट हेयर वाला पोर्शन देख सकते हैं। वियोन देख सकते हैं। वियोन का ये है कि थोड़ा सा पाकिस्तान के हिसाब से वो सही नहीं बताएगा, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनली वो काफी अच्छा बता देते हैं। मैं उनका नाम बता देती हूँ क्योंकि अभी वो नहीं है ना यहाँ पे। TV1 न्यूज वाली कौन सी उनकी अभी चेंज है, पलकी शर्मा नाम है उनका, ठीक है। पलकी शर्मा, ठीक है। वो पहले थी वियोन पे, तो उनकी पुरानी वाली देख लें। और अभी जो है वो आई थिंक वो दूसरे चैनल पे है, तो वो वाला आप सर्च कर लीजिएगा, इसका तो आ जाएगा। वो काफी अच्छी एनालिसिस बताती है, तो आप वहां से कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे वाले जो हैं, ये वाले चैनल आप देख सकते हैं। उसके अलावा और भी चैनल्स हैं, कौन से, द वाइट साइड जो है हमारा पाकिस्तान वाला है, ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा वो पॉलिटिकली अगर साइड लें तो फिर आप वो वाली साइड ना लें, क्योंकि वो थोड़ा सा कभी कभार ना वो PTI वाली साइड पे लेते हैं, क्योंकि हम पेपर में नहीं लिख सकते ये चीजें। पेपर में हमें स्टेट पॉलिसी के हिसाब से जाना होता है, तो आप जो है वो किसी की एक साइड पे वो नहीं कर सकते। सो पॉजिटिव आप बेशक लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप किसी को डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते, तो वो वाली चीज आप इसमें देख लीजिएगा। बाकी ओके। अच्छा, 8 to 10 आवर्स की स्ट्रिक्ट स्टडी आपको लाजमी करनी चाहिए। और बाकी जो आवर्स हैं आप में कैजुअल स्टडी कर ले, मतलब कि उठते बैठते इस तरीके से। आप दिल नहीं करे ना, तो एटलीस्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पढ़ने का दिल लगा तो लिख लो, जब लिखने का दिल ना करे तो पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, फारग पेट, मतलब टाइम जाया करना वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें और थ्योरी अप्लाई करने की बात ना करें तो मजा नहीं आएगा। तो सीखें कि किस तरीके से थ्योरीज को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियलिस्टिक थ्योरी, कोई भी इशू आ जाता है तो उसमें रियलिज्म की थ्योरी लगा के देखें किस तरीके से लगती है। ये चीजें ऐसे नहीं आएंगी। आई वुड सजेस्ट कि दो चीजें जिसके लिए आप कर सकते हैं, आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स देखें। कभी कभार उसमें आर्टिकल इस तरीके से आ जाते हैं जो कि उसमें बताते हैं कि इस वाले इशू को रियलिस्टिक व्यू क्या होगा, लिबरिस्टिक व्यू क्या होगा। जैसे यूक्रेन का और रशिया वालों का आया था, तो दो आर्टिकल्स थे, उसमें एक था, मैंने निकाल के भी लिखा था उसमें से पॉइंट्स। अगर मेरे पॉसिबल हो तो मैं शेयर कर लूंगी आप लोगों के साथ। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रहेगी, एग्जाम टाइम में मैं लिखा था। आई विल ट्राई टू, ठीक है, मैं शेयर कर लूंगी या फिर लिख लूंगी टाइप करके। तो वो वाला टॉपिक मतलब इस तरीके से आते रहते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं, सही है। इसके अलावा जो है फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मैगजीन, फॉरेन अफेयर मैगजीन जो है उसमें भी कभी कभार आ जाते हैं इस तरीके के, इसलिए वो लगा के दिखाते हैं। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैं जब रिसोर्सेज की बात करूंगी तो आपको इसका बताऊंगी। इसके अलावा मैप्स देखें, डायग्राम्स देखें, फैक्ट्स और कोर्स वगैरह, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। साथ साथ मैप्स बनाने की प्रैक्टिस करें, अच्छे नहीं बने ऐसे ही बना ले, मैं ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है। बस बनने आने चाहिए थोड़े बहुत, तो काम चल जाता है। वर्ल्ड का मैप सिंपल है, इस तरीके का ऐसे से बना के, ये आपका यूरोप बन गया, ये आपका अफ्रीका बन गया, ये इस तरीके से करके बना लें। और यहाँ से US का मैं इस तरीके से करके, ये साउथ अमेरिका बन गया, और ये सारा इस तरीके से करके बना बन जाएगा थोड़ा सा है। और यहाँ से अंटार्कटिका बनाना चाहे बना ले, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से वो होते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया बन गया इस तरीके से करके। अच्छा, प्रीवियस टाइम टेबल जो था ना, मैंने इस पे थोड़ी सी चेंजिंग कर ली है अभी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कहा था 3 आवर्स की इंपॉर्टेंट स्टडी करें, इस दफा मैंने कहा है 6 आवर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी करें, 3 आवर्स की जो है रिमेनिंग स्टडी करें। से 6 आवर्स में क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें आप, एक मॉर्निंग में करें, एक इवनिंग में करें, एक रात में कर लें। तो 2 आवर्स पर टॉपिक कर लें, क्योंकि अब मैं काफी देखा, काफी लोगों ने कहा कि जो है ना काफी टाइम लगता है, तो 2 आवर्स आई थिंक काफी है। इस पे होता है कि फोकस स्टडी होता है 2 आवर्स की, अगर 2 आवर्स फोकस स्टडी करेंगे तो टॉपिक हो जाएगा। और रिसोर्स आप ऐसे यूज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 3 आवर्स जो है वो 3 जनरल टॉपिक्स या फिर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह सकते हैं आप, 1 आवर पर टॉपिक कर लें, तो मतलब 3 आवर्स ही टॉपिक्स। तो टोटल समझिए कि आप ये हो जाएगा 6 टॉपिक्स, मैंने कहा था ना 6 टॉपिक पर डे पे, तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डे पे कर लें, और 3 जो जनरल टॉपिक्स हैं वो कर लें, मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 4 आवर्स ऑफ एडिशनल, ये जो आपको करनी है, क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए, ये है 1 से 2 आर्टिकल्स डॉन के पढ़ लें। इतने अच्छे तो आते नहीं, कभी कभार कोई अच्छा सा वो आता है, तो 1 से 2 टॉपिक जो है काफी है। एक जहांगीर वर्ल्ड टाइम जो बीच वाला होता है ना, ओपिनियन और एडिटोरियल वाला, वो वाला उसमें से 1 2 टॉपिक पढ़ लें।
एक जहांगीर वर्ल्ड टाइम का आर्टिकल पढ़ लिया करें रोज। 9 PM की न्यूज, ये मैं जियो न्यूज की बात कर रही हूँ, ये क्योंकि वो पूरी बता देते हैं सारी डिटेल, सारा कुछ। वन आउटलाइन जो है इन एवरी 3 days, ठीक है, ऐसे की आउटलाइन की बात हो रही है ये, कि ऐसे की जब आप तैयारी कर रहे होते हो वैसे नॉर्मल में, तो आप कोशिश करें कि साथ साथ चलाएं इन चीजों को। हर 3 दिन में एक कोई भी आप उसको पढ़ ले, क्योंकि आप देखें ये टॉपिक भी तो आप कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आप देख लें। तो हर 3 दिन में एक टॉपिक कोई सॉल्व कर लें। एबिलिटी का क्वेश्चन, एबिलिटी का मतलब है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से कोई एक क्वेश्चन पास पेपर में से उठा लें, या फिर वैसे भी कोई उठा लें। मैंने जो है एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन जो है वो करवाए हुए हैं, परसेंटेज के 50 और रेशियो के भी कुछ काफी करवाए हुए हैं। तो आप वहां से भी देख सकते हैं हेल्प के लिए। नहीं आता तो पूछ लें बेशक। तो ये वाले आप वहां से भी देख सकते, थोड़े से आप पास पेपर से देख सकते हैं, कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा के कर लें। दो वोकेब कोई भी, मतलब कि 2 वर्ड्स कोई भी रोजाना सीखें। उससे ये होगा कि आपकी वोकेबुलरी खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। ये जो यूज करें वर्ड्स, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, उसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जो उसकी आसान मीनिंग हो। तो उससे आपको ये दोनों चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, 2 वर्सेस और 2 हदीस, क्योंकि काफी लोग मुझे कहते हैं कि जो है ना हमसे नहीं होती याद वर्सेस, और तो आप रेगुलर में अगर करेंगे तो हो जाएंगी। 2 वर्सेस आसान सी, जो कि हर टॉपिक में आप यूज कर सकते हैं। सही है, तो ये वाली चीजें आप कर लें, इंशाल्लाह जो है ना आपका इस्लामिया पेपर कभी फेल नहीं होगा। दो 2 पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, रोजाना के दो दो कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे खासे हो जाएंगे। और दो दो कर लें, जो इम्पोर्टेंट है 5 नंबर से मैं सजेस्ट करूंगी कर लें। उससे प्रीवियस वाले जो होते हैं ना बिल्कुल 90, पता नहीं 67 से कोई पीडीएफ मिल जाती है ना, वो कर लें। वेबसाइट पे शायद आपको ये वाली चीजें मिल जाए। 2 ईडीएम्स पर डे पे कर लें, कोई सा भी ईडीएम्स कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ईडीएम रोजाना आपको बस इस तरीके से ये होता है कि आपके ना ईडीएम्स की काफी इंप्रूवमेंट आ जाती है। अगर सेम ईडीएम नहीं भी आता तो आपको ईडीएम्स की मीनिंग आ जाती है एटलीस्ट। उसके अलावा वन स्मॉल जनरल साइंस का टॉपिक, सही है, कोई भी एक छोटा सा टॉपिक जनरल साइंस का उठा के वो पढ़ लिया करें। अच्छा, वन स्मॉल टॉपिक आप जो है वह जनरल साइंस से कर सकते हैं, छोटा सा कोई भी उठा लें। क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा सा अगर एडिशनल स्टडी कर लेंगे ना रोज, तो आपको हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा अप्लाइड थ्योरीज करना सीखें, आईआर की, कि किस तरीके से करते हैं, तो वो आप चाहे पढ़ेंगे तो आपको सीख लेंगे चीजें। और 2 to 3 आवर्स की जो एडिशनल स्टडी होती है, उसमें ये होता है आप वीकली या फिर 2 times a week कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है जब आपका दिल करे कि आज मुझे मैं पढ़ने का एक्स्ट्रा दिन है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, एक मैप बना सकते हैं, सही है। ये तो मैं कहती हूँ कभी कभार बना लिया कर, वैसे ही अच्छी चीज है। जिसको इंटरेस्ट एक बार आ जाए तो वो बना सकता है। कभी एक फिरसी कर ली, कभी एक पैसेज कर लिया, कभी ट्रांसलेशन कर ली, कभी कोई कोटेशन उठा के पढ़ ली, ठीक है, या फिर लिख ली अपने पास। 5 केस स्टडीज हो गई, 5 केस एक मतलब 5 कोर्स और 5 5 6 फिगर्स, ठीक है। इस तरीके से ये होगा कि ये चीजें, क्योंकि आपको वो वाली कोर्स उठानी है जो कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वो केसेस लेती जो आपको काफी मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हैं। वो फेक सेंस फिगर जो आपको काफी जगहों पे काम आए, ठीक है। उससे ये होगा। अच्छा, फेक बुक की अगर बात करते हैं तो काफी लोग कहते हैं फेक बुक बना लें। मैं कभी नहीं मानती फेक बुक को। मैं कहती हूँ पेपर पे लिख लें और एक फाइल बना लें, ठीक है। और वो फाइल वो होनी चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जो कि आप हर पेपर में उसमें से कुछ पढ़ के जाओ। थोड़ा सा लिखें लेकिन अच्छा लिखें, ताकि जो है आपको याद रहे एटलीस्ट। इतना ज्यादा लिखेंगे तो कभी एंड में याद नहीं रहता। लोग बनाते हैं फेक बुक्स तो अपनी बेचते भी हैं, तो वो इतना ज्यादा होता है। मुझे नहीं याद आता कभी। मैं उन अगर मैं देख भी लेती हूँ ना, तो मैं उसमें से काम की चीज निकाल लेती हूँ, बाकी सारी चीजें पड़ी रहती है, कभी यूज नहीं होती। तो काम की चीज निकालें, काम की चीज लिखें, जो चीज आपके एग्जाम में वाकई में काम आ जाए। तो ये प्रीवियस टाइम टेबल जो एग्जैक्ट मतलब जो है ना किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, ये वो वाला टाइम टेबल। ये वाला टाइम टेबल जो कि आप वैसे मतलब कि अगर आपको टाइम टेबल नहीं पसंद है तो आप वैसे कर। उसके अलावा ये वाली वीडियो थी, इसमें मैंने जो है ना वो सारा बताया था। ये बाकी सब्जेक्ट भी मैंने इस पे इस तरीके से जो है ना वो सारे बताए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप किस तरीके से वो सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें लास्ट टाइम बनाया था मैंने स्पेशल सीएसएस के लिए, तो आप सीएसएस 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि 12 सब्जेक्ट 60 डेज में आप कैसे पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अब बताते हैं सोर्सेज टू प्रिपेयर IF1। तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट पे आ जाएं। ये है मेरी वेबसाइट
realisai.com, ठीक है, उसमें जो है ना सीएसएस बुक्स वाले जो पीडीएफ वाला पोर्शन होगा उस पे आप चले जाइए। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप वहां पे क्लिक करके चले जाइएगा। जो गोल्डन साइन की मैं बुक बोल रही थी ना, इंटरनेशनल रेशा की, यहाँ पे अगर आपके पास नहीं हो हार्ड में, तो आप यहाँ पे पीडीएफ में से यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर लें, आपको डायरेक्ट ड्राइव पे ले जाएंगी वो, और वहां से आप डाउनलोड कर लें बुक। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ मुझे नोट्स मिल गए थे, ये आया पार्ट 1 और पार्ट 2 के अमर मेहर के नोट्स हैं। अब जिनके पास नहीं हो वो यूज देख लें इनको। इसके अलावा ये एमसीक्यूज कुछ मिल गए थे उनके। उसके अलावा ये है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो सरफराज आखुन की जो छोटी सी बुक है, ये वो वाली पीडीएफ। तो अब ये वाली जो चीजें हैं ये थोड़ी सी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास हो तो बस फिर छोड़ दें। अच्छा, उसके अलावा और कौन सी सोर्सेज हैं जो जिनसे मैं प्रिपेयर करती हूँ, या फिर मैंने किया था कभी, या फिर मैं यूज करती थी स्टार्टिंग में, या फिर इस तरीके से। तो ये वाला जो है ना सार कॉन्सेप्ट्स, जब शुरू में बिल्कुल मुझे नहीं आता था ना, आया जीरो, तो मैं इसकी जो है ना वो थ्योरीज वगैरह थोड़ी सी देख लेती थी, लिबरलिज्म और रियलिज्म वाली। तो उससे मेरे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे स्टार्टिंग में। आजकल तो मैं नहीं देखती इसको। ये सीएसएस वर्ल्ड है, ये चैनल है यूट्यूब पे। इसपे मैंने जो है ना वो आईआर के नोट्स जो है ना, वो कुछ मेरे पास बहुत सारे नोट्स है, तो मैंने कुछ नोट्स ना इनमें से बनाए थे, अच्छे थे। इसकी गुड बात, जो अच्छी बात है मुझे लगती है, कि इसमें जो है ना कोटेशन अच्छी खासी है, बुक्स की रेफरेंसेस उन्होंने काफी दी हुई हैं। और उसके अलावा जो है ना वो, मतलब कि थ्योरीज वगैरह को थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो कॉन्सेप्ट और बड़ी इजी लिखी हुई है। तो वो सुन सुन के मैंने ना सारे बनाए होते हैं इनके नोट्स, पॉज करके वो सारा कुछ। तो काफी टॉपिक्स जो मैंने इनमें से किए थे, स्टार्टिंग में किए थे, जितने मैंने उस टाइम पे उन्होंने अपलोड किए थे उतने कर लिए। आप इसमें से देख सकते हैं, तो आप बना सकते हैं चाहें तो। उसके अलावा जो थर्ड सोर्स है, जो कि मैं हर वक्त, मतलब कि मेरा कोशिश यही होती है कि इसको मैं अभी भी स्किप नहीं करती, अभी भी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ इसको। अल जजीरा के चैनल में चले जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और ये देखें स्टार्ट हेयर। जितनी भी इसकी एपिसोड्स है ना वो सारी देखें। अगर आप बिल्कुल न्यू है ना, तो आप न्यू हैं तो बिल्कुल जाके उसमें स्टार्टिंग बिल्कुल नीचे वाली वीडियोस जाकर देखें, ठीक है, ताकि आपको प्रीवियस इवेंट्स का पता चल जाए। इसकी अभी जो वीडियोस है ना वो है 144। तो बहुत है वीडियोस रिसेंटली जिनको अभी पता है सारे कॉन्सेप्ट, तो आप रिसेंट वाली देख सकते हैं। तो ये सारे जो है, ये जो आप लाजमी देखा करें, ये आपकी चीज को इम्प्रूव करने का, ठीक है, माय फेवरेट रिसोर्स है। उसके अलावा और कौन कौन सी रिसोर्सेज, मैगजीन्स की अगर बात करें तो मैं ज्यादा मैगजीन्स नहीं पढ़ती, ठीक है। आप डॉन देख सकते हैं बेशक, मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया। जब मैं टॉपिक करती हूँ कोई इसलिए इकोनॉमी या फिर इस तरीके से, जब कभी कभार दिल करता है पढ़ने का, तो मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन मैं नॉर्मली नहीं पढ़ती, वर्ल्ड टाइम में पढ़ती हूँ, मेरे पास बहुत सारी वर्ल्ड टाइम्स की पढ़ी हुई हैं। तो वो मैं जो है वो रेगुलर पढ़ती हूँ, मंथली। आप उसको कर लें, जो न्यूज़पेपर वाला उसको बोल दे आप मंथली आपको दे के जाया करें। 4-5 साल से मेरे घर पे आती रहती है, ठीक है। तो वो जो है, ये चीजें जो है आप रेगुलर पढ़ें इसको। ये वो चीजें हैं जो कि आप, क्योंकि वो उसमें पूरी एनालिसिस होती है ना, वो डेली डे टू डे वाली बात नहीं करते इसमें। जो भी चीज होती है वो पूरी एनालिसिस होती है, तो अगर कोई नहीं भी जानता है ना तो उसको पता चल जाता है। फॉरेन अफेयर्स की बात करें तो ऑनलाइन लोग कर लेते हैं डाउनलोड। तो आप किसी भी ग्रुप से पूछ ले, किसी से पूछ लेंगे तो वो दे देंगे आपको। ये वाला कर लिया करें, इसमें सारे टॉपिक्स तो नहीं पढ़ने होते, कभी कभार कोई कोई अच्छा टॉपिक आता है तो वो आप उसको देख लें, जिसमें जिसमें थ्योरीज लगी हुई है ना वो ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, सोल्व पास पेपर्स की बात की, या फिर एमसीक्यूज की बात करें, तो जो मेरी रिसोर्सेज थी वो थी डॉगर्स की सोल्व पेपर्स। उनका आईआर का आता है, तो वो आप देख लें, काफी अच्छा है। ठीक है, तो उसमें जो है जाहिर है 17 से लेके उनका कुछ है 21 तक शायद हो, या 22 भी अभी तक कर लिया उन्होंने। तो ये वाला यहाँ तक मेरे पास भी शायद होगा। ये वाला जो है ना यहाँ तक तो था, अभी मुझे नहीं पता उसके बाद उन्होंने बनाया नहीं है। उसके अलावा अगर आप नहीं चाहते कि बुक, क्योंकि अब हर साल चेंज होता रहता है, सीएसएस एग्जाम कंपेनियन, जिनका नाम अभी जो उन्होंने चेंज करके मुकाबला रख दिया है, ये प्ले स्टोर पे और एप स्टोर पे मिल जाएगा आपको। ये वाले जो है आप डाउनलोड कर लें। इसपे ये होगा कि आपको जाहिर है पेड वर्जन है इनका, ज्यादा पैसे नहीं है इनके, तो आप बेशक इनसे परचेज कर लें। ईयरली का अगर कर ले तो आई थिंक 1000 रुपीज का होता है, तो काफी है। अगर अभी वाला कर ले 3 मंथ का, तो कोई 300 to 500 होंगे, या फिर मैक्सिमम 1000 होगा। तो 3 महीने आपके लिए काफी है, आपके एग्जाम से 24 के। तो आप उस हिसाब से जो है परचेस कर लें। मैंने तो 1 मंथ का भी किया था अभी जो है स्पेशल सीएसएस में।
तो उन्होंने मना मान लिया था, उनका पता नहीं कितना ही कहा था। तो वो मैंने उनको दे दिया था पेमेंट, उन्होंने 1 मंथ का दे दिया था, ऑप्शन नहीं था लेकिन उन्होंने बैकएंड से कर दिया था। अब ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल से जो नॉर्मल सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक सर्च कर लें, वेबसाइट जाए कोई अच्छी सी पढ़ लें उसमें है। उसके अलावा ये वाली वेबसाइट जो है E-R, ये वाली है ER.info, ठीक है। आप जब कोई भी टॉपिक सर्च करें तो ER.info साइट में लिख के सर्च करें, तो ये वाली जो चीजें है ना, इस पे ये जो है ना IR की थ्योरी अप्लाई करता है, काफी बड़ी होती है इनकी आर्टिकल्स। तो आप जहाँ पे जो रियलिज्म और लिबरलिज्म इस तरीके की सर्च कर लें फाइंड सर्च पे, फिर जहाँ पे वो डाउन करता है तो वहां पे थोड़ा सा उसको पढ़ लें, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बस आइडिया हो जाएगा आपको। अच्छा, ग्लोसरी जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईआर की टर्मिनोलॉजी अगर यूज नहीं करेंगे आप, जैसे कि आप कंट्री यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ स्टेट या फिर नेशन स्टेट, तो मजा नहीं आया। तो अब कंट्री यूज नहीं करना है आपको, स्टेट यूज करना है आईआर में। तो इस तरीके की जो है ना वो टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, एनार्की, ठीक है, रियलिज्म, लिबरलिज्म, इस तरीके की आप टर्मिनोलॉजी यूज करके आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? गोल्ड स्टार की मैंने बुक बोल दी, या फिर कोई भी बुक हो मेरे पास, मैंने तो ये भी सारे बुक से निकाल के जो है ना वो लिखी थी, अच्छी खासी मेरे पास हैंड में पड़ी हुई है। और तो वो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पढ़ें अपनी बस बुक से पढ़ लें, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कोर्सेज की अगर बात करें तो मैंने कौन सा कोर्स लिया था, नियर पे का आया कोर्स लिया था, जिसर उमेर महबूब का। काफी अच्छे मेंटर हैं वो। तो जो लोग जिनकी आया वीक है या फिर इस तरीके से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इनका कोर्स। और सर फिर जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के जो है वो बिल्कुल उनको जाके समझाएं, और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं जो मैंने देखे हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, वो आपकी हेल्प भी करते हैं कभी कभार। वो जो भी आई थिंक कराची पोस्टिंग है उनकी, तो वो कहते हैं बेशक आप उनसे जाके इन पर्सन मिल भी सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, जो अगर कोई इशू है कोई। इतने कोऑपरेटिव हैं तो इस वजह से मैंने जो है वो 2 बार जो है, क्योंकि आया का मैं पूरा ही कोर्स, ये का मैं पूरा ही कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ। आ, 2 बार मैंने किया था, अच्छा है कोर्स, आप ज्वाइन कर लें इनका बेशक, तो योर चॉइस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।